वर्ल्ड वॉर वन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। साथ ही में ये वीडियो 4 पॉइंटर्स में डिवाइड होगा। पहला पॉइंट है कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशंस, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, उन पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रीजंस क्या थे वर्ल्ड वॉर वन की। फिर कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि वॉर के टाइम पे हुई थी। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर वन ने ही वर्ल्ड वॉर टू का फाउंडेशन रखा। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर वन का नवंबर में। इस वॉर में एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज़ बताई जाती हैं 9 मिलियन सोल्जर डेथ्स थी और साथ में 7 से 8 मिलियन जो कि सिविलियन डेथ्स थी। ऐसी इस वॉर में फर्स्ट टाइम सिविलियंस को भी टारगेट किया गया था। ये डेथ काउंट दोनों ही एलाइड और एक्सिस पावर्स को मिलाकर लिया गया है। जिन्हें मिलियन में और लाख में कन्फ्यूजन होता है उनके लिए 9 मिलियन मतलब 90 लाख होता है, ऐस की 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने डेथ्स हुई थी वॉर में इन लैक्स। अब अगर मेजर एलाइड पावर्स की बात करें तो इसके अंदर यूके, रशिया, फ्रांस, यूएस से बाद में आया, जो कि ये सारी मेजर कंट्रीज़ थी। और अगर हम लोग एक्सेस पावर्स में बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सारी कंट्रीज़ थी। इटली भी एलाइड पावर्स में था वर्ल्ड वॉर वन में, बाद में उसने वर्ल्ड वॉर टू में शिफ्ट कर लिया था एक्सेस पावर में। उसके रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे क्यों इटली ने शिफ्ट किया एक्सेस पावर में। वर्ल्ड वॉर वन को ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे तो ये वॉर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। इस वॉर के कई सारे बैटल्स यूरोप के बाहर, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज थी, वहाँ पे भी लड़ी गई थी। इसलिए इसे एक ग्लोबल वॉर का रूप ले लिया गया था। एक फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर वन को वर्ल्ड वॉर वन 1940 के बाद से बोला गया क्योंकि ह्यूमैनिटी को ऐसा लगा था कि वर्ल्ड वॉर वन जैसी वॉर कभी होगी ही नहीं, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर वन का नाम द ग्रेट वॉर रखा गया था। और बाद में हमने इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड वॉर वन किया, ऐसी वर्ल्ड वॉर टू हो चुकी थी उसके बाद 1940 के। अब अगर हम एस्टिमेट में बात करें कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा या किस एम्पायर का सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स और टेरिटरी रिसोर्स का लॉस हुआ था, तो इसमें रशिया का नाम सबसे ऊपर आता है ह्यूमन रिसोर्स के मामले में, क्योंकि रशियन एम्पायर की अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन पॉपुलेशन इस वॉर में ख़त्म हो गई थी। और वॉर के आफ्टर इफेक्ट से भी रशिया की अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन पॉपुलेशन की डेथ और हुई थी एक डिकेड के अंदर ही। अब अगर हम टेरिटोरियल लॉस की बात करें तो इसमें कई एम्पायर्स का नाम आता है। एग्जाम्पल है हंगरी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, साथ में जर्मन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सब लिस्ट में है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर द वर्ल्ड वॉर वन। अगर हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या रीजंस है वर्ल्ड वॉर वन की, तो वो कुछ ऐसे होंगे। सीक्रेट अलायंस बिटवीन कंट्रीज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मिलिट्री रिवोल्यूशन, ये सारे कॉजेज थे वर्ल्ड वॉर वन के। पर अगर हम इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के किंगडम के प्रिंस का, जो कि ओनली लीगल हेयर था उस किंगडम का, उसके असैसिनेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई। इस इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट को हम डिटेल में अब एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो में। देखिए, जो मॉडर्न टाइम में कंट्रीज़ हैं इस टाइम पे, बोस्निया, हंगरी और ऑस्ट्रिया, पहले ये तीनों एक ही एम्पायर के अंदर थे। और जो बोस्निया कंट्री थी उसके अंदर बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर के नेबर था सर्बियन एम्पायर, और सर्बियन एम्पायर का पूरा सपोर्ट था इन सारे सेपरेटिस्ट को जो कि बोस्निया में थे। इन सभी सेपरेटिस्ट में से एक काफ़ी मेजर सेपरेटिस्ट था जिसका नाम था ब्लैक हैंड ग्रुप। इस ग्रुप के एक मेंबर ने ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के प्रिंस को असैसिनेट कर दिया, और वो एक सर्बियन आदमी था जिसने असैसिनेट किया ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के प्रिंस को। ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के उस प्रिंस का इमेज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब असैसिनेट करने वाला सर्बियन था, तो वो सर्बिया वापस चले गया। अब सर्बियन एम्पायर से जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने उस आदमी को मांगा कि उसे हैंड ओवर कर दे, उसको वो लोग प्रोसिक्यूट करेंगे या जो भी उनका लॉ होगा उस टाइम पे वो करेंगे, तो सर्बियन एम्पायर ने मना कर दिया। इसके रिटेलिएशन में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी। अब ये बात समझिए कि जो सर्बियन एम्पायर था वो इन कंपैरिजन ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर इतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब अगर सिर्फ वॉर सर्बिया और ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के बीच में होती तो आराम से ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर सर्बियन एम्पायर को ख़त्म कर देता और वर्ल्ड वॉर वन जैसी कोई वॉर होती ही नहीं। अब यहाँ हमारा पॉइंट सीक्रेट अलायंस बिटवीन कंट्रीज़ वाला आ जाता है। उस टाइम का जो रशियन एम्पायर था उसने सर्बिया के साथ ट्रीटी की थी कि अगर सर्बिया किसी वॉर में जाएगा तो रशियन एम्पायर उसकी सपोर्ट में आएगा। इस ट्रीटी की वजह से ही वीक सर्बियन एम्पायर ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी। अब देखिए, इस वॉर में सर्बियन एम्पायर जब थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आने लगा और ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर बैक फुट पे जाने लगा, तो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर की सेम ट्रीटी जर्मनी के साथ थी कि इन केस अगर ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर वॉर में जाएगा तो जर्मनी उसके सपोर्ट के लिए आएगा वॉर में। अभी भी देखिए, ये वॉर सिर्फ 4 कंट्रीज़ के बीच में ही लड़ा जा रहा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया और उसके बाद में रशिया। पर देखिए, अब जर्मनी के दिमाग में ये आता है कि वो एक वॉर तो हो ही रहा है, साथ ही में वो कुछ फ्रांस की टेरिटरी ले ले, जिसके लिए उसे रूट चाहिए था। अब मैप में आप देखेंगे तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेल्जियम आता है नॉर्थ साइड में। अब बेल्जियम को जर्मनी ने बोला कि हमें रूट दीजिए अपनी आर्मी को फ्रांस की तरफ भेजने के लिए। बेल्जियम ने मना कर दिया, तो जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। अब बेल्जियम का जो ट्रीटी थी सीक्रेटली हुई थी यूके से कि अगर बेल्जियम के ऊपर वॉर होगी तो यूके के ऊपर वॉर मानी जाएगी और उसके सपोर्ट में यूके आएगा। तो अब यूके भी ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर वन में आ गया बेल्जियम के साथ।
देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सेस पावर में एक और इम्पोर्टेंट अम्पायर था, वो था ओटोमन अम्पायर। और ओटोमन अम्पायर का किसी भी कंट्री से कोई ट्रीटी नहीं था वॉर में सपोर्ट का, बट ओटोमन अम्पायर ने जिहाद स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कि सब ओटोमन अम्पायर के एनिमी हैं। इस हिसाब से ओटोमन अम्पायर भी वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर हो गया ऑफिशियली। बट जो ब्रिटिश अम्पायर था उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वो ओटोमन अम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। और ओटोमन अम्पायर को पूरी तरीके से ब्रिटिश अम्पायर ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया और उसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस टाइम पे कई सारी कंट्रीज़ भी क्रिएट हुई थी ओटोमन अम्पायर के अंदर से। आज जो मॉडर्न टाइम में टर्की है या तुर्की है वही ओटोमन अम्पायर अब बचा है। उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करते हुए ओटोमन के खिलाफ कई सारे इंडियन सोल्जर्स ने भी लड़ाई लड़ा था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ हाइफा, जो कि आज माना जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल था ओटोमन अम्पायर्स को हराने के लिए ब्रिटिश अम्पायर को। बैटल ऑफ हाइफा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में आएगी। अब बात करते हैं इटली कंट्री के बारे में कि इटली कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में आया। देखिए इटली का पहला प्लान यही था कि वो एलाइज पावर के साथ रहेगा और वर्ल्ड वॉर 1 में इटली का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो कुछ टेरिटरीज लेके और अपनी एरिया को एक्सपांड कर सके ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से। बट क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो इटली को कुछ खास टेरिटरी मिली नहीं और साथ में जो उसका रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स लॉस हुआ वो अलग। तो इसीलिए जर्मनी को ज्वाइन कर लिया इटली ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में और इटली एक्सेस पावर में हो गया। तो अगर सारे पॉइंट्स को समराइज़ करें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो वॉर स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर और सर्बिया के बीच में, पहले रशिया सपोर्ट में आया, फिर रशिया के बाद जर्मनी आया, जर्मनी के बाद बेल्जियम आया, फ्रांस आए और उसके बाद में यूके आया लास्ट में। इटली भी बीच में आ गया था वॉर के टाइम पे। ये सारी का रीज़न ये था कि इन कंट्रीज़ के बीच में सीक्रेट अलायंस थे और वो अलायंस की इन्फॉर्मेशन बाकी मेजर कंट्रीज़ को नहीं थी, वरना ये वॉर इतनी बड़ी कभी नहीं होती। यहाँ एशिया में जापान ही एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था और जापान ने अलायंस के साथ में मिलकर आसियान की कई सारी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। साथ ही में चाइना और नॉर्थ और साउथ कोरिया में के बीच में मॉडर्न टाइम में जो मंचूरिया रीजन है उसके ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था। जो वॉर यूरोप के दो कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट हुई थी उसे पूरे यूरोप में फैलने में 1 महीने से भी कम का टाइम लगा था उस टाइम पे। से लास्ट में जो कंट्री इस वॉर में एंटर हुआ वो था यूएसए। एज यूएसए को कोई रीज़न नहीं था इस वॉर में एंटर करने का, तो वो हमेशा बाकी कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई करता था, जो कि यूएसए आज भी करता है और अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था। बट जर्मनी के सबमरीन्स ने यूएस की जो न्यूट्रल सिविलियन शिप्स थी उनको टारगेट किया, जिसमें कई सारे अमेरिकन मारे गए। तो यूएस के ऊपर प्रेशर आया और उसे वॉर में एंटर होना पड़ा, जो कि यूके स्टार्टिंग से चाहता था। एज यूएस काफ़ी पावरफुल था उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता अगर वो अलायंस के साथ आ जाता, जो कि वो लास्ट में आया भी। अब अगर अपने बाकी रीजन्स की तरफ नज़र डालें, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो मेजरली जो फ़ायदा हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ को ही हुआ, क्योंकि उनके ही कॉलोनियल एम्पायर्स पूरे वर्ल्ड में फैले थे और उनके पास ही रॉ मटेरियल जा रहा था और फिनिश गुड्स वो क्रिएट कर रहे थे। इससे हर एक यूरोपियन एम्पायर, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, फ्रांस हो या ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर हो, इन सब के पास बहुत ज़्यादा मनी रिसोर्स था और मनी रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर के लिए, चाहे वो मॉडर्न डे में हो या फिर पास्ट में हो। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला था मनी की वजह से इन कंट्रीज़ को वॉर के लिए आगे बढ़ के हिस्सा लेने के लिए। अब देखिए मिलिट्रिज्म इस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कि जब यूरोप के कंपायर्स के पास फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया अपने मिलिट्री पे भी। हर एक कंपायर ने इन्वेस्ट किया पैसा, जिसकी वजह से मिलिट्री के पास कई सारे मॉडर्न वेपन्स आ गए थे उस टाइम के हिसाब से और उन्हें मोटिवेशन मिला कि दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर करने के लिए, और जीतने का भी मोटिवेशन साथ में उन वेपन से ही मिला, जो कि एक कहीं ना कहीं और एक रीज़न बना वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने के लिए। तो ये सारे थे रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब हम अपने थर्ड पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेन इवेंट्स क्या क्या हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। सबसे बड़ा इवेंट अगर देखें हम तो वो ओटोमन एम्पायर का एंड था। ओटोमन एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर ने एकदम ख़त्म कर दिया था और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 1400 से ओटोमन एम्पायर पावर में था। आज के टाइम पे जो मैप में आप देख सकते हैं इतना बड़ा ओटोमन एम्पायर था और 1400 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 में, तो भी ओटोमन एम्पायर का काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ था, जिसको यूके और बाकी अलाइड पावर्स ने मिलकर कई सारे कंट्रीज़ में बांट दिया। अगला इवेंट ये था कि कई सारी नई कंट्रीज़ का जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इन कंट्रीज़ का नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और साथ ही में इन कंट्रीज़ में से कई सारी कंट्रीज़ अब मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, एज़ कि वो फर्दर डिवाइड हो गई हैं, बट ये सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही बनी थी। अब वीडियो का लास्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 ही वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फाउंडेशन बन गया। इसको अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो कि हुई थी मॉडर्न टाइम में पेरिस के आउटस्कर्ट में एक पैलेस था वर्सल नाम का, उसके टर्म्स कुछ ऐसे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होते ही वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रख दी थी इन टर्म्स ने। ट्रीटी की जो टर्म्स थी वो यूके और फ्रांस ने डिसाइड की थी। हालांकि यूएसए ने काफ़ी सारे चेंजेस करवाए थे, ऐसे कि फ्रांस और यूके ने और ज़्यादा हार्श टर्म्स पे इस ट्रीटी को साइन करवाना चाहते थे जर्मनी से, बट यूएसए के कहने पे काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ किया गया था जर्मनी के लिए इस ट्रीटी को। ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर हम नज़र डालें तो जर्मनी को वन साइडेड रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। जर्मनी को 132 बिलियन गोल्डन कॉइन्स बाकी अलाइड कंट्रीज़ को देना था एज अ कवर डैमेज फॉर द सिविलियन लॉसेस सफर्ड बाय द अलाइड कंट्रीज़, जो कि उस टाइम पे $33 बिलियन के आसपास थे।
जर्मनी के कई सारे कोल माइंस के ऊपर फ्रांस का पूरा कब्जा हो गया था कि उसके कोल के प्रोडक्शन सिर्फ फ्रांस को मिलेंगे और जर्मनी को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में जर्मनी की जो फोर्सेस थे उनको बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिया। जर्मनी के पास कोई भी नेवी खुद की रह नहीं सकती थी, ना तो कोई एयरफोर्स रह सकती थी। सिर्फ अपने डिफेंस के लिए जर्मनी आर्मी रख सकता था। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हार्श टर्म थे इस ट्रीटी के जर्मनी के ऊपर जो कि लगाए गए थे। साथ ही में वर्ल्ड वॉर 1 अभी ख़त्म ही हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी जर्मन इकॉनमी। इस ट्रीटी के टर्म्स को फुलफिल करने में तो जर्मन इकॉनमी और ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई और साथ ही में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गए थे जर्मनी के लोग, एज कि उनकी वॉर में डिफीट हो गई थी। अब जर्मन्स को कोई होप चाहिए थी जो कि उनकी पुरानी ग्लोरी को वापस ला सके, और वो होप उनको मिली हिटलर के रूप में। और बाकी तो आप जानते हैं आगे फिर क्या हुआ हिस्ट्री में। तो ये ट्रीटी थी और ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 को ही वर्ल्ड वॉर 2 का फाउंडेशन बना गए। तो ये था हमारा एनालिसिस वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स को कमेंट करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें फॉर वीकली हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट।